दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। दोस्तों, राजस्थान के भौतिक स्वरूप की यह पहली क्लास है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल नाम से एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? वीसी मिश्रा ने। वीसी मिश्रा ने, जिन्होंने राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 7 भागों में विभक्त किया था। राजस्थान के भौगोलिक जो प्रदेश है, भौगोलिक स्वरूप को 7 भागों में विभक्त किया था। दोस्तों, हम 4 भागों की बात करते हैं क्योंकि राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखिए दोस्तों, एक मरुस्थल। चलिए दोस्तों थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। मैप बना लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये लीजिए दोस्तों, ये है राजस्थान का मैप। और इसमें दोस्तों देखिए, ये अरावली है। अरावली, ये दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश है। मरुस्थलीय। और ये अरावली। और इसके बाद दोस्तों ये जो है, ये पूर्वी मैदानी भाग आ जाता है, तो इसे पूर्व का मैदान भी कह सकते हैं या पूर्वी मैदान भी कह सकते हैं। इसके बाद पठार, जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। चलो दोस्तों देखिए, इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। और तीसरा पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान। और चौथा हाड़ौती का पठार, पूर्व का मैदान। और उसके बाद हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। देखिए दोस्तों, ये कितना, इनका कितना भूभाग है। इसका है दोस्तों 61.11%, 61.11% क्षेत्रफल। और अरावली का है दोस्तों 9%, 9% क्षेत्रफल। और पूर्व के मैदान का है 23% क्षेत्रफल। और हाड़ौती के पठार का है दोस्तों 6.89% क्षेत्रफल। राजस्थान का कुल मरुस्थलीय प्रदेश 61.11%, अरावली पर्वतमाला सिर्फ 9% है, पूर्व का मैदान है वो 23%, और हाड़ौती का पठार है 6.89%। अब दोस्तों, ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जो जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 61.11% है, वहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है। मात्र 40%, राजस्थान की 40% जनसंख्या मरुस्थलीय प्रदेश पर निवास करती है। अरावली पर्वतमाला पर सिर्फ 10%, सिर्फ 10% जनसंख्या निवास करती है। और पूर्व के मैदान पर 39% जनसंख्या निवास करती है। और हाड़ौती के पठार पर 11% जनसंख्या निवास करती है। देखिए दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के आधार पर जनसंख्या घनत्व किसका सबसे ज्यादा है, पूर्व के मैदान का सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 23% क्षेत्रफल पर 39% जनसंख्या निवास करती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर मिट्टी कौन सी है दोस्तों। यहाँ पर मरुस्थलीय है तो रेतीली भूरी मिट्टी, रेतीली भूरी मिट्टी। और यहाँ पर अरावली पर पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पर पूर्व के मैदान में दोस्तों सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। और हाड़ौती के पठार पर दोस्तों यहाँ पर काली मृदा भी पाई जाती है और रेगूर भी पाई जाती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया कि लोह अंश, देखिए दोस्तों, कौन सी मृदा में, कौन सी मृदा में लोह अंश की अधिकता होती है, अंश की अधिकता होती है। तो दोस्तों लाल मृदा है, लाल मृदा में लोह अंश की अधिकता पाई जाती है।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश की। एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का 61.11% है, अरावली सिर्फ 9% है, पूर्व का मैदान 23% है, हाड़ौती का पठार 6.89% है। उसके बाद दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेश पर सिर्फ 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर मिट्टी कौन सी है? रेतीली भूरी मिट्टी है। अरावली के 9% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या निवास करती है और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पूर्व के मैदान पर 23% क्षेत्रफल पर सिर्फ 39% जनसंख्या निवास करती है। हाड़ौती के पठार पर 6.89% क्षेत्रफल पर 11% जनसंख्या निवास करती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश की। मरुस्थलीय प्रदेश की देखिए दोस्तों, जो मरुस्थलीय प्रदेश है यह मूलतः 58% है। अब आप ये कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि मरुस्थलीय प्रदेश है 61.11% है, अभी आप बता रहे हो कि 58% है। देखिए दोस्तों, ये कैसे है? ये दोस्तों 58% है और साथ साथ ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? देखिए, मरुस्थलीकरण के कारण बढ़ रहा है, जिसे हम मरुस्थल का मारच भी कहते हैं। मरुस्थल का मारच भी कहते हैं। मरुस्थल का मारच कैसे बढ़ रहा है दोस्तों? ये बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। उत्तर पूर्व की हवाओं के साथ या अन्य किसी कारण के साथ ऐसे बढ़ रहा है। कितने कौन कौन से देश में फैला हुआ है? पाकिस्तान में फैला हुआ है और भारत में फैला हुआ है। भारत में इसे क्या कहते हैं? थल्ली कहा जाता है और बालू का मैदान कहा जाता है। बालू का मैदान। थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल मूलतः सबसे युवा मरुस्थल है। युवा मरुस्थल है। एक और बात, थार का मरुस्थल कहा जाता है, युवा मरुस्थल है। और पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में और दोस्तों, ये जो है, ये जो थार का मरुस्थल है, ये जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश है, ये भाग, ये दोस्तों 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके जो दो भाग थे, अर्ध शुष्क और शुष्क, उनकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अर्ध शुष्क की बात करते हैं। शुष्क की बात करते हैं पहले। देखिए दोस्तों, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों, ये सिर्फ इतना भूभाग आता है। ये जैसलमेर, जैसलमेर प्लस बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों, थार महोत्सव, थार महोत्सव, थार महोत्सव दोस्तों जैसलमेर में मनाया जाता है। जैसलमेर में। और दोस्तों, मरु महोत्सव, मरु महोत्सव, ये जो मरु महोत्सव है, यह बाड़मेर में मनाया जाता है। बाड़मेर में मनाया। देखिए दोस्तों, जैसलमेर और बाड़मेर किसके अंतर्गत आते हैं? शुष्क मरुस्थल प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए जैसलमेर, सॉरी दोस्तों, बाड़मेर प्लस जालोर, बाड़मेर और जालोर का क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है? नेहड़ कहा जाता है। नेहड़ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं बालू का स्तूप की। ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश में जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। एक होते हैं दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जिन्हें कॉरिडोर कहा जाता है।
कॉरिडोर। ये दोस्तों हवा के हवा की दिशा में ही बहते हैं, हवा की दिशा में। कैसे? ऐसे हवा चल रही है और बालू का स्तूप भी ऐसे ही बनेंगे, हवा की दिशा में। एक होता है दोस्तों अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं, इन्हें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये दोस्तों अर्धचंद्राकार इस टाइप के होते हैं। हवा की दिशा से, हवा की दिशा ऐसी होती है तो ये इस प्रकार बनते हैं, अर्धचंद्राकार। और इन्हें दोस्तों जैसलमेर में क्या कहा जाता है? जैसलमेर में इन्हें बरखान कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। देखिए दोस्तों एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश है जो 61.11% है, और ये मूलतः 58% है। 61.11% किस कारण से? मरुस्थलीकरण के कारण से, यानी मरुस्थल का जो मार्च है उसके कारण से। और ये जो बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, ये थार का मरुस्थल है, सबसे युवा मरुस्थल है, और 33 सागर का अवशेष है। भारत में इसे थल्ली या बालू का मैदान कहा जाता है, पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। ये जो शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, जैसलमेर बाड़मेर के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते हैं जिन्हें कॉरिडोर कहा जाता है, और ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बनते हैं जिन्हें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है। ये कैसे बनते हैं? ये हवा की दिशा में बनते हैं, ये अर्धचंद्राकार होते हैं, हवा की थोड़ी विपरीत दिशा में बनते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश दोस्तों, ये जो मरुस्थल था इसे हवेनसांग ने गुर्जरात्रा प्रदेश कहा था, गुर्जरात्रा प्रदेश मरुस्थल को कहा था, शुष्क मरुस्थल को नहीं कहा था दोस्तों, मरुस्थल को कहा था। मैं पहले बताना भूल गया था। और हवेनसांग ने गुर्जरात्रा प्रदेश कहा था इसे। इन्होंने अपनी सी यू के नाम से एक पुस्तक थी, उसमें इसे इसका वर्णन भी किया गया है। गुर्जरात्रा प्रदेश के नाम से जो मरुस्थल है इसका वर्णन भी किया गया है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक जगह भूगर्भित पट्टी भी है, भूगर्भित जलपट्टी, जलपट्टी जो राजस्थान में मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण तक है, पोखरण तक। ये दोस्तों यहाँ पर कुछ घास होते हैं, जैसे तरगम, करड़ी और सेवण। ये ज्यादा महत्व नहीं रखते, ये थोड़ा महत्व रखता है। कैसे? सेवण की कटाई होने के बाद इसे लिलोण कहा जाता है, काटने के बाद सेवण को लिलोण कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ यह किसकी, गोडावन की जो प्रजनन स्थली है, गोडावन की प्रजनन स्थली। दोस्तों इसे काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजा था, काजरी के जो वैज्ञानिक है उन्होंने खोजा था। अब ये काजरी क्या है दोस्तों? देखिए, काजरी की फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल रॉयड एरियड जोन, सेंट्रल एरियड जोन रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट केंद्रीय शुष्क अनुसंधान ये दोस्तों है जोधपुर में, जोधपुर में, ये है जोधपुर में। अब देखिए दोस्तों, एक स्थान है
वुड फोसिल पार्क, वुड फोसिल पार्क जो जैसलमेर की कुछ दूरी पर ही है, अक्कल गांव में, अक्कल गांव में। यहाँ पर वानस्पतिक अवशेषित मिलते हैं, वानस्पतिक वानस्पतिक अवशेष, जो पुराने वनस्पति के अवशेष है वो यहाँ पे मिलते हैं, इसीलिए ये थोड़ा प्रसिद्ध है। वुड फोसिल पार्क, अक्कल गांव, अक्कल गांव। अब देखिए दोस्तों, ये जो भूगर्भित जल पट्टी है मोहनगढ़ से पोखरण, यहाँ पर दोस्तों एक नलकूप है जिसे चांदन नलकूप कहा जाता है, चांदन नलकूप। ये जो चांदन नलकूप है इसे थार का घड़ा कहा जाता है दोस्तों, थार का घड़ा। ये कहां पर है दोस्तों? चांदन गांव में, चांदन गांव में, ये चांदन गांव में। अब देखिए दोस्तों, एक है दोस्तों तनोट माता मंदिर, तनोट माता मंदिर। ये बीएसएफ के जवानों की कुल देवी है दोस्तों, कहा जाता है बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है इसे। और ये दोस्तों जो राजस्थान की वैष्णो है, राजस्थान की वैष्णो कहलाती है, राजस्थान की वैष्णो, राजस्थान की वैष्णो। अगर कहा जाए कि थार की वैष्णो कौन है, थार की वैष्णो, थार की वैष्णो है दोस्तों अर्बुदा माता, अर्बुदा। तो दोस्तों हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो, जो शुष्क मरुस्थल प्रदेश है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, देखिए दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत ये जो इतना मरुस्थल, ये अरावली पर्वतमाला, और यहाँ पर जो शुष्क मरुस्थल है उसको छोड़कर ये जो बीच का जो भाग रह गया ये किसके अंतर्गत आता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं इस एरिया की, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है, जिसे घग्गर का मैदान कहा जाता है, घग्गर का मैदान। यहाँ पर घग्गर नदी है जिसे द्वेषवती नदी भी कहा जाता है, द्वेष, द्वेषवती नदी, द्वेषवती नदी भी कहा जाता है, नट नदी भी कहा जाता है, मृत नदी भी कहा जाता है, सरस्वती भी कहा जाता है, सरस्वती। दोस्तों हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है उसे घग्गर का मैदान कहा जाता है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहा जाता है। दोस्तों प्राचीन काल में इन दोनों क्षेत्रों को, इन दोनों क्षेत्रों को मतलब इस क्षेत्र को योद्धेय प्रदेश कहा जाता था, योद्धेय प्रदेश, योद्धेय प्रदेश कहा जाता था। दोस्तों घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश की, शेखावाटी जिसे तोरावाटी कहा जाता है, तोरावाटी या बांगर भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों एक शब्द होता है बांगर, एक होता है बागड़ और एक होता है बागड़।
दोस्तों एक जो ये बांगर शब्द है और एक बागड़, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एक मिनट में चाय डाल लेता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए, ये जो बांगर है, पहले इनको समझिए दोस्तों, बागड़ और बागड़ को, बागड़ और बागड़ को। ये जो बागड़ शब्द है दोस्तों, ये शेखावाटी के लिए, और दोस्तों बागड़ शब्द है ये जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो मध्य क्षेत्र है उसे बागड़ कहा जाता है, और बागड़ शेखावाटी क्षेत्र को कहा जाता है। चोरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बागड़ कहा जाता है। और दोस्तों बांगर क्या चीज है? ये जो बांगर है ये क्या चीज है? देखिए दोस्तों, बांगर, एक दोस्तों बांगर होता है, एक होता है खादर। मान लीजिए दोस्तों ये कोई नदी है, ये नदी है, ये नदी अपने बहाव की तरफ अपने पूर्णतः बहाव से बह रही है। यहाँ पर जो उपजाऊ भूमि है इसमें अच्छी फसल हो रही है, अच्छी फसल हो रही है। अगर ये नदी अपना रुख, यानी अपना मतलब स्थान चेंज कर लेती है, बहने का स्थान, ये इधर से बहने लग जाती है, उसके बाद ये जो उपजाऊ भूमि है ये अनउपजाऊ हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम बागर। और दोस्तों खादर क्या चीज है? अब ये यहाँ से इन्होंने अपना रुख बदल लिया, यहाँ पर पहले क्या थी? अनउपजाऊ भूमि थी, उसके बाद यहाँ पर उपजाऊ हो गई, तो उसे क्या कहते हैं? खादर, उसे खादर कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? अब बात करते हैं दोस्तों नागौरी उच्च भूमि की। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। दोस्तों यह टेथिस सागर का अवशेष नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, टेथिस सागर का अवशेष नहीं है, यह एकमात्र अपवाद है दोस्तों, अपवाद है। समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर कुबड़ पट्टी है, कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी है, यहां पर फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस ऑक्साइड, फ्लोरोसिस ऑक्साइड की अधिकता के कारण यहाँ पर कुबड़ा रोग हो जाता था। अभी तो पानी की व्यवस्था है वहां पर अच्छी हो गई है, पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां का जो पानी था उसमें फ्लोरोसिस ऑक्साइड की मात्रा अधिक थी, जिससे कुबड़ा रोग हो जाता था, उसे कुबड़ पट्टी के नाम से बोलने लगे थे। और दोस्तों अब हम बात करते हैं शब्दावली की। जो शब्दावली है उनकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दोस्तों शेखावाटी में, राजस्थान में के जो ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें टांका, टांका कुएं को कहा जाता है दोस्तों। शेखावाटी में सबसे ज्यादा प्रचलन है, कुएं को क्या कहा जाता है? टांका कहा जाता है। और दोस्तों जो खारे पानी की झीलें होती है, खारे पानी की झील जो कि बरसात के पानी से बनती है, बरसात के पानी से या बारिश के पानी से बनती है, उन्हें क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। और दोस्तों ये जो मीठे पानी की झील होती है, नहीं, जो मीठे पानी की, खारे पानी की झील होती है उसे रन या टाट कहा जाता है दोस्तों, सॉरी, रन या टाट कहा जाता है। और जो मीठे पानी की झील होती है, मीठे पानी की झील ने पलाया कहा जाता है, पलाया कहा
जाता है। इसके बाद दोस्तों नाडी। नाडी दोस्तों किसी गांव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गांव से बाहर एक तालाब बनाया जाता है, गांव से बाहर एक तालाब बनाया जाता है जिसे नाडी कहा जाता है। मीठे पानी की झील जो कि बरसात के पानी से होती है उसे पलाया कहा जाता है, या बारिश भी कह सकते हैं। और खारे पानी की झील यानी बरसात के जो खारे पानी की झील होती है उसे रन या टाट कहा जाता है। दोस्तों एक यहाँ पर खड़ीन खेती की जाती है, खड़ीन खेती या खड़ीन कृषि, इसे मिश्रित मिश्रित खेती भी कहते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। और दोस्तों पथरीले क्षेत्र में, मान लीजिए कोई पथरीला क्षेत्र है, यहाँ पर ऊंचाई दोनों साइड में ऊंचाई है, यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया। ये जो पथरीले क्षेत्र है यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसे पोखर या तालाब कहा जाता है, पोखर या तालाब कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश की हम जो मरुस्थल हमने कंप्लीट कर लिया। कल हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला की जो ऊंची चोटियां हैं, उत्तरी अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी और मध्य, ये अरावली पर्वतमाला हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए काफी है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।